अच्छा हाँ, और कौन? हाथ खड़े रखो। हाँ जी, लाइव क्लास की थी? नहीं, मैं बहाना पूछ रहा हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, इंटरनल था। हाँ हाँ, कॉलेज बता तो, कुछ तो बहाना होगा कि सर मेरी गर्लफ्रेंड की नानी की मौसी की बेटी आई थी मिलने, ऐसा कुछ। हाँ आगे, और कौन नहीं था? सब थे बाकी? क्या बस ऐसे मन ही नहीं किया सर, सैटरडे को आपका शक्ल ही नहीं सुहाता, देखने का मन ही नहीं करता थोड़ा भी ऐसा। अच्छा मतलब मेरी गलती है। मैंने कब बोला था सैटरडे को छुट्टी रखेंगे? बोला था? माय बैड। अच्छा। ताने बोलते हैं उसको, सच्चाई नहीं होता उसमें थोड़ा भी। चलिए शुरू करें। क्या पढ़ रहे हो आप लोग? आर्टिकल 13 क्या है भाई? आर्टिकल 13 कोई बताएगा? योर यूपीएससी एस्पिरेंट, आर्टिकल 13 मतलब फंडामेंटल राइट्स अदर लॉ नहीं होता? बताओ बताओ, डिटेल बताओ, बोलो बोलो। और कोई? बस? अच्छा आर्टिकल 12 क्या है? बस? कौन कौन सा 4 पार्ट बेटा? या क्यों नहीं रहे फिर से? हो रब्बा, क्या हो गया इसको फिर से? ये तो लेता था ना? अच्छा यहाँ आया। जुडिशरी आता है कि नहीं स्टेट के अंदर? गुड। चलो थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट से पूछ लेता हूँ, है ना? पूछो। ओके। आग पे कंट्रोल कब हुआ? अच्छा ठीक है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल? बागौर और आदम। ठीक है, टाइम? अच्छा, पोट्री के फर्स्ट एविडेंस कहाँ से मिला है बच्चे? लंघनाज। वो बहुत डिटेल में पूछूं तब लंघनाज बोलिएगा, ऐसे बोलिएगा 9 पाषाण काल से। ठीक है, ठीक। और पूछूं? पेंटिंग का सबसे पहला साक्ष्य कब मिला है? किसने खोजा? उसका हमारे सोसाइटी पे लाइक ऐसा बोल सकते हैं कि सोसाइटल पर्सपेक्टिव से क्या मतलब उसकी इंपॉर्टेंस है? हाँ वही कल्चरल पर्सपेक्टिव से ही पूछ रहा हूँ, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए? बताइए 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 बताइए। उसी टाइम पे समाज वगैरह। बैंड, बैंड सुने हैं आप लोग? क्या होता है बैंड? कितने मैक्सिमम कितने मेंबर होते थे बैंड में? 25 से? ठीक है, शुरू करें? थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं पहले का जो जो अपन पढ़े हैं, है ना? चलेगा ना? अरे यस और नो? हाँ जोर से बोला करो।
ठीक है। सो अपन नवपाषाण काल स्टार्ट किए थे बच्चे, है ना। और मैंने ये भी बताया था कि सबसे पहले जॉन लुबॉक करके एक इतिहासकार हुए जो कि 1865 में सबसे पहले ये वर्ड दिया है उन्होंने, ठीक है। और एक और इतिहासकार हुए हैं गार्डन चाइल्ड, और इन्होंने इसको अन्न क्रांति या नवपाषाण क्रांति, फूड रिवोल्यूशन या फिर नियोलिथिक रिवोल्यूशन के नाम से कहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहीं पे कृषि का आरंभ होता है, ठीक है, खेती करना प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहला जो एविडेंस हमको मिलता है वो लहुरा देव में मिलता है। कहाँ है लहुरा देव? संत कबीर नगर जिला, उत्तर प्रदेश। कब? 9000 से लेके 7000 के बीच में हमको चावल के साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं राइस के। अगर हम पुराना खोज की बात करें तो मेहरगढ़ से हमको 7000 साल पहले, और मतलब मेहरगढ़ से हमें गेहूं और जौ की खेती का साक्ष्य मिला है, और साथ ही कोल्डिहुआ से हमें 7000 साल पहले 6500 साल पहले हमको चावल की खेती के साक्ष्य मिले। अगर वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से बात करूं तो चाइना क्लेम करता है कि सबसे पहले खेती वहां हुआ है 7000 बीसी में चावल की खेती, और मैक्सिको क्लेम करता है कि मक्का की सर्वप्रथम खेती उनके यहाँ 6000 बीसी में हुआ है। ये सारा चीज़ अपन डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है, लहुरा देव याद रखना है अपन को, है ना, कि यहाँ से हमें चावल के साक्ष्य मिला है। कोल्डिहुआ याद रखना है, ठीक है, यहाँ से भी चावल के साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ याद रखना है, यहाँ से हमें जौ और गेहूं के साक्ष्य मिला है। ये सारा चीज़ याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आग पर कंट्रोल यहाँ पे पा लिया गया था, है ना, और अब इन लोग पका हुआ मांस खाना शुरू कर दिए थे। ये सारा चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है, मतलब बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंट्रोल एंड यूज ऑफ फायर, ये सारा चीज़ें अपन को देखना है। फूड रिवोल्यूशन या नियोलिथिक रिवोल्यूशन किसने कहा है? तो गार्डन चाइल्ड नामक इतिहासकार ने कहा है। ये चीज़ें अपन को देखनी थी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ना हमको यहाँ से साइट्स पढ़ने हैं कि कौन से ऐसा स्थल है जहाँ से हमको साइट्स देखने को मिला, स्थल देखने को मिला। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, अपन थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं कौन कौन सा साइट्स अपन को कवर करना है। सो बेसिकली हमको ये वाले पार्ट में जाना है। कौन से वाले पार्ट में? तो यहाँ पे याद रखना, ये वाले पार्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जस्ट 1 सेकेंड, ये पाकिस्तान वाले एरिया और जम्मू कश्मीर वाला बेसिकली एरिया, ये जम्मू कश्मीर वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। 2 जगह याद रखेंगे, एक होता है बुर्ज होम और दूसरा है गुफ कराल। गुफ कराल, यहाँ से हमको अच्छा खासा साक्ष्य देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हम बिहार में आएंगे। बिहार में एक चिरांद करके जगह है, यहाँ से हमको पढ़ना है। उसके अलावा यहाँ मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 हिल्स है, उस हिल से भी हमको साक्ष्य देखने को मिला है। असम के भी कई स्थान से हमको साक्ष्य देखने को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हमें दक्षिण भारत की अगर बात करोगे तो यहाँ हल्लूर है, मस्की है, ठीक है, पिकली हल है, संगनकल्लू है, यहाँ से बहुत ज़्यादा साक्ष्य देखने को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है साउथ इंडिया का कि संगनकल्लू और पिकली हल, इन दोनों जगह से हमको राख का ढेर मिला है। क्या मिला है बेटा? राख का ढेर मिला है, यानी कि एस माउंड मिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एस माउंड का साक्ष्य हमको मिला है पिकली हल और संगनकल्लू से। इज इट क्लियर? मस्की महत्वपूर्ण है, हल्लूर महत्वपूर्ण है, ब्रह्मगिरी यहीं दक्षिण में मिलेगा, वो भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बुर्ज होम और गुफ कराल के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ बेसिकली क्या देखना है? तो यहाँ हमें गर्त आवास देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? गर्त आवास देखने को मिलता है, यानी कि आप देखोगे कि लाइक इस तरीके से ये मान लो जमीन है, तो जमीन के नीचे इन लोग रहा करते थे, ठीक है, जमीन के नीचे इन लोग रहा करते थे। ये पॉइंट अपन को याद रखना। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ ह्यूमन के साथ जानवर को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। जानवर को भी साथ में दफना देते थे। जैसे मान लो कोई इंसान को दफना रहे तो उसके साथ में उसके प्यारे कुत्ते को या उसके बकरी को हम दफना देंगे। बुर्ज होम से हमको एक इंसान के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य और गुफ कराल से इंसान के साथ बकरी दफनाने के साक्ष्य भी हमको देखने को मिला है, ठीक है। अगर हम चिरांद में जाएं, ये बिहार वाला एरिया में है, तो यहाँ से हमको हड्डी के बहुत ज़्यादा साक्ष्य देखने को मिला है। बोन टूल्स बहुत मिला है। कौन सा बोन टूल्स? तो हिरण के हड्डियों से बने हुए औजार हमको बहुत ज़्यादा यहाँ से देखने को मिला है। इज इट क्लियर? तो ये सारा चीज़ अपन को याद रखना है ना। चलिए एक एक करके मैं ओवरऑल बता दिया, अब इसी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे बुर्ज होम और गुफ कराल में। क्या क्या बताया बेटा? तो बुर्ज होम में हमको क्या मिला है? तो मानव और कुत्ते का साक्ष्य मिला है, और गुफ कराल से हमको मानव और बकरी के साक्ष्य मिले हैं।
क्यों फेमस है ये? तो ये अपने पिट ड्वेलिंग या गर्त निवास के लिए फेमस है। गर्त निवास क्या होता है? तो मैंने अभी जस्ट बताया, जमीन के नीचे रहना। इसके दो पर्पज हो सकते हैं। पहला पर्पज ये कि जमीन के नीचे जब आप अनाज रखते हो तो बहुत जल्दी खराब नहीं होता है ना। आप मिट्टी के साथ या फिर आप जमीन के नीचे अनाज को रख देते हो तो वो जल्दी खराब नहीं होता। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वहां पे विंड बहुत फ्लो करता है, हवाएं बहुत तेज चलती हैं, ठंडी एरिया होता था, तो अगर आप जमीन के नीचे रहते हो तो हवाएं नीचे तक नहीं जाती, यानी आप ठंडी से भी बच सकते हो। तो ये 2-3 कारण था इनके गर्त आवास में रहने का, पिट ड्वेलिंग में रहने का। क्लियर है बच्चे? तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कल ही मैंने आपको इनका निवास स्थल बताया था, कल ही मैंने इनका निवास स्थल बताया था। ये कुछ इस प्रकार से मैं आपको बताया था कि इसी को हम थैच्ड हाउस कहते हैं, अस्थाई झोपड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थाई झोपड़ी। नीचे या तो मिट्टी का बनेगा या तो लकड़ी का बनेगा और ऊपर से इस तरीके से झाड़ लगा देते हैं। लेकिन मेहरगढ़ जो है वो थोड़ा सा क्या है, वो थोड़ा एडवांस सिटी है। मेहरगढ़ से हमको मिट्टी के घर देखने को मिला है, वो भी आयताकार। आयताकार मिट्टी के घर देखने को मिला है। बाकी सब जगह इस तरीके से झोपड़ी बना हुआ है, लेकिन यहाँ से हमें आयताकार मिट्टी का घर देखने को मिला है। इज इट क्लियर? उसके बाद फिर हम बिहार गए, तो बिहार में हमको क्या मिला? तो बिहार में हमको चिरांद करके मिला। ये चिरौद हो गया है, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, चिरांद होगा। हड्डी के उपकरण मिले हैं यहाँ से। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, कुलडीहवा हो गया, महागरा हो गया, चौपानी मांडो हो गया। चौपानी मांडो से बेटा मधुमक्खी के छत्ते के आकार की झोपड़ी मिला है। ये पॉइंट अपन को याद रखना है इंपॉर्टेंट में, कि मधुमक्खी के छत्ते के आकार की झोपड़ी हमको चौपानी मांडो से देखने को मिला है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, असम में एक जगह है दार्जिलिंग हेडिंग, और दार्जिलिंग हेडिंग से हमको जेडाइड नामक हरा पत्थर ये मिला है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यही आगे जाके हम कार्नेलियन पढ़ेंगे, जेड पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं जिसका हम आयात निर्यात किया करते थे। हम व्यापार किया करते थे मेसोपोटामिया सुमेरियन लोगों से। ठीक है, जैसे भारत के लोगों को इंडियन कहते हैं, भारतीय कहते हैं, जैसे पाकिस्तान के लोगों को आतंकवादी कहते हैं, वैसे ही सुमेरिया जो मेसोपोटामिया है वहाँ के लोगों को सुमेरियन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सुमेरिया से हम व्यापार करेंगे। कार्नेलियन, जेड, एमेस्थीज ऐसे करके पत्थर हुआ करता था, नीला और लाल कलर का। तो सबसे पहला ये हरे कलर का पत्थर का जो साक्ष्य है, जेडाइड का जो साक्ष्य है, वो हमको असम के दार्जिलिंग हेडिंग से मिला है। ये पॉइंट अपन को याद रखना है। फिर तमिलनाडु में पय्यमपल्ली और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, ये भी याद रखें। तो क्या क्या याद हो गया सर हमको? कश्मीर में 2 चीजें, कौन कौन सा बेटा? एक बुर्जहोम, दूसरा गुफकराल। पाकिस्तान वाले एरिया में मेहरगढ़, बिहार वाले एरिया में चिरौंद, असम वाले एरिया में दार्जिलिंग हेडिंग, उत्तर प्रदेश में कुलडीहवा, महागरा और चौपानी मांडो। चौपानी मांडो से हमको मधुमक्खी के छत्ते के आकार का घर मिला है। मेहरगढ़ में आयताकार मिट्टी का घर बना मिला है। ठीक है, मेरे साथ बोल सकते हो तो बोलो, वैसे याद होगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि दार्जिलिंग हेडिंग से हमको जेडाइड नामक हरा पत्थर मिला है। तमिलनाडु में पय्यमपल्ली, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, और उसी तरीके से अगर आगे जाओगे तो कर्नाटक में हल्लूर और संगनकल्लू। यही संगनकल्लू है जहां से हमको राख का टीला, और पय्यमपल्ली से हमको राख का टीला मिला है। ठीक है, यानी कि अगर आप देखोगे तो ये तमिलनाडु का पय्यमपल्ली और कर्नाटक का संगनकल्लू से हमको राख का टीला मिला है। एक महत्वपूर्ण चीज याद रखना है कि संगनकल्लू जो है वो कारखाना वहां देखने को मिला है, यानी कि पत्थर बनाने के कारखाने भी मिले। बट नहीं याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रखना अपन को राख का टीला। चलिए एक बार याद कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारा इजी हो जाए यहाँ पे। वाओ, नॉट बैड। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे एक ही बार में इसको बड़ा करने का। समझ में आया? ये टॉपिक बहुत ज़्यादा फैक्ट है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ बार बार, और महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या क्या पढ़े हम? सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमें क्या मिला? बुर्जहोम,
ठीक है, और दूसरा क्या मिला बेटा, गुफकराल। दोनों क्यों फेमस है, गर्त आवास के लिए, पोर्ट ड्वेलिंग के लिए। और क्यों फेमस है, तो यहां से ह्यूमन को कुत्ते के साथ दफनाया गया है और यहाँ पे ह्यूमन को किसके साथ, बकरी के साथ दफनाया। अच्छा, आप लोगों ने ये पूछा नहीं कभी भी कि कुत्ते और बकरी को दफनाने के रीजन क्या थे, दिमाग में नहीं आया? हाँ, किसके किसके दिमाग में आया? तो पूछे क्यों नहीं? तो प्रिय थे तो प्रिय को मारना थोड़ी होता है यार। हाँ, नेक्स्ट जन्म में कि आप साथ में जाओ, नेक्स्ट जन्म में उनके साथ रहना, ठीक है, ये बिलीव था। यानी कि अदर वर्ल्डली लाइफ में उनका बिलीव था। आज जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छा कर्म करो, अच्छा मतलब स्वर्ग जाओगे, ठीक है, हेवन जाओगे, और उसके बाद फिर अच्छे जगह पे क्या होगा, जन्म होगा। बात समझ में आ रही है? आगे हम पढ़ेंगे द्विज व्यवस्था। जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो एक होता है द्विज सिस्टम। द्विज सिस्टम का मतलब होता है कि लगातार 2 बार मानव के रूप में जन्म लेना। नहीं लेते हैं हम, है ना, मानव के रूप में 2 बार जन्म नहीं होता। तो जितना पाप करना है कर लो इसी जन्म में। क्यों? क्योंकि उसके बाद 84 लाख जन्म होगा, उसके बाद फिर मानव आता है। बात समझ में आ रही है? अगर बहुत लकी हो, अगर द्विज आपके अंदर है, मतलब द्विज व्यवस्था अगर हो रहा है, तभी आपका 2 बार मानव के रूप में जन्म होगा। और द्विज व्यवस्था के लिए हिंदू धर्म में आपको देखोगे उपनयन संस्कार किया जाता है। उपनयन संस्कार मतलब जनेऊ संस्कार। कोई अगर ब्राह्मण होगा यहाँ पे तो जनेऊ धारण किया होगा। आप हो ना शायद? नहीं हो। कोई अगर ब्राह्मण होगा दोस्त यार में तो पूछना उससे, जनेऊ धारण करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो जितना पाप करना है कर लो, छूट है, ठीक है, बट कम ही करना, नहीं तो 84 लाख बाद फिर से आना है, ठीक है। चलिए, सो ये अपन देख लिए बुर्जहोम, गुफकराल। साथ में इन लोग अपने जानवरों को, साथ में जो भी फेवरेट चीज होता था उनको दफनाते थे, ताकि दूसरे जन्म जब इनका हो तो साथ में वो जाए और उनके साथ रहे। उसके बाद बेटा हम चिरांद देखिए, ठीक है, और चिरांद में क्या है, तो हड्डी के उपकरण देखने को मिला। उसके बाद उत्तर प्रदेश हमने देखा, उत्तर प्रदेश में कुलडीहवा हो गया, उत्तर प्रदेश में लहुरा देव हो गया, उत्तर प्रदेश में महादहा हो गया, उत्तर प्रदेश में चौपानी मांडो हो गया। चौपानी मांडो, चौपानी मांडो से क्या मिला है, मधुमक्खी के छत्ते के आकार का घर हमको देखने को मिला है। इसके बाद हम असम आए, असम में दार्जिलिंग हैंडिंग, और यहाँ से क्या मिला है अपन को, तो बेसिकली याद रखना जेडाइट नामक नीला पत्थर देखने को मिला है, या हरा पत्थर देखने को मिला है। उसके बाद हम दक्षिण में आ गए, तो दक्षिण में यहाँ पे हमको पिकली हल मिला, पिकली हल, ठीक है। यहाँ हमें कर्नाटक में संगन कल्लू देखने को मिला, यहीं पे हमें हल्लूर देखने को मिला, और ये दोनों जगह से हमको क्या मिला है बेटा, राख का टीला मिला है, राख का टीला मिला है, यानी कि एस माउंड मिला है, एस माउंड मिला है, ठीक है। यहाँ नीचे आओगे तो ब्रह्मगिरी है, यहीं पे आओगे तो आपका मस्की मिल जाता है। तो ये सारे स्थल है जहां से नवपाषाण कालीन हमको साक्ष्य देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? डॉग ही क्यों? लॉयल्टी एक मैटर करती है। कुत्ता वो जानवर है जो कि थोड़ा लॉयल है। 5 रुपए का बिस्किट खिला के 5 करोड़ का काम निकलवा सकते हो आप उससे। हाँ, ये कुत्ता ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। आप सांप को दूध पिलाओ, सांप पीछे से डस देगा, है ना, आज इसने दूध नहीं पिलाया, आज डसता हूँ इसको। बैल, सांड जो भी है, सींग मारेगा। लेकिन कुत्ता एक बार आप पाल दिए, आप देखते नहीं हो, सारा कुत्ता मतलब इंसानों टाइप का रहता है। आज के जो मतलब वो देसी कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि नालियाँ में पड़े रहते हैं, मैं वो विदेशी कुत्ते जो कि 50,000 70,000 ऐसे के मिलते हैं, मतलब साथ में सो रहा है भाई, वो इंसानों की तरह, इतनी लॉयल्टी है। तो सबसे पहले हमने उन्हीं को, छोटा जानवर था, फर्स्ट रीजन छोटा जानवर था, दूसरा लॉयल था, यही कारण है कि उसको ही हम पाले, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। बाकी एग्जैक्टली ये भी हो सकता है कि नेचर ही करवाना चाहता था, उसी को पलवाना चाहता था। शेर को थोड़ी पालेगा इंसान, है ना, मतलब शेर अगर प्यार में अगर वो अपना जीभ भी ऐसे निकाल ले तो पूरा चमड़ी तुम्हारा अलग हो जाएगा, ठीक है।
तो कुत्ता थोड़ा सा छोटा है, कुत्ता थोड़ा लॉयल है, कुत्ता को ईजिली आप हैंडल कर सकते हो, और यही कारण है सेफ्टी सबसे फर्स्ट, है ना। कुत्ता रात में जग सकता है, वो मतलब चौकीदारी कर सकता है, तो इसलिए इसको पाला गया। अब लोमड़ी थोड़ी पालोगे, लोमड़ी बेचारा लग रहा है कि तुम सो रहे हो मैं भी सो जाता हूँ, है ना, तो इसलिए कुत्ता को पाला गया। और कोई रीज़न, मतलब और कोई डाउट? हाँ हाँ बेटा, नहीं समझ पा रहा हूँ, फिर से बोलिए। थोड़ा थोड़ा रुक के बोलिए, अब एक ही बार बोल दे रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कुत्ते के नाम पे वुल्फ? कुत्ते की बात करो या किसी की भी बात करो, पहले अलग उनकी प्रजाति होती थी, वो बिल्कुल जंगली होते, आज भी जंगली कुत्ता होता है, दिखता सेम ऐसी है, लेकिन मतलब ऐसा शेर के बराबर है वो आपके लिए, है ना, मतलब पूरे बॉडी खंगाल देगा वो अगर उससे भिड़ गए तो कुत्ते की भी प्रजाति अलग होती थी, कुत्ते का भी मतलब वाइल्डली रूप होता था। लेकिन जब हम उसको पालना शुरू किए, देखिए पालना क्यों शुरू किए, इसके पीछे का भी रीजन है। जब आइस एज से वार्म एज में हम गए, जब हिम युग से गर्म युग में गए, तो धीरे धीरे इन्वायरमेंट चेंज होने के साथ साथ एग्रीकल्चर होना शुरू हो गया। हालांकि प्रॉपर एग्रीकल्चर हम नवपाषाण काल में देखते हैं, बट थोड़ा बहुत तो एग्रीकल्चर शुरू हुआ, पौधे उगना शुरू हो गए, पौधे उगे तभी तो हमको नॉलेज आया कि इससे कुछ अनाज भी निकलता है जिसको हम खा सकते हैं। तो जब आप घास फूस खाना शुरू करोगे, देखो आप ध्यान से देखना, जो ड्रिंक करता है, जो मांस मदिरा खाता है, वो थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर का होता है ना। लाइक अगर आप उससे ड्रिंक में कुछ अगर 3-5 कर दिए तो वो धर देगा आपको। लेकिन जो थोड़े से वेजिटेरियन होते हैं वो थोड़ा नाजुक होते हैं, ऐसा माना जाता है, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, है ना। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जब जानवर हो, मानव हो, जब वो वेजिटेरियन बना, जब वो घास फूस खाना शुरू किया, तो उसकी नेचर में थोड़ी सी मिठास आई, थोड़ा सा नम्रता आया, और जब नम्रता आया तो वो वाइल्डली लाइफ छोड़ के अब थोड़ा सा लाइक डोमेस्टिक होने लायक हो गया। मैं एक गूगल पे देख रहा था, कुत्ते का ही था, जब उसका आप दांत देखोगे तो वाइल्डली कुत्ता का दांत बहुत बड़ा बड़ा था, और छोटे जो डोमेस्टिकेट किए हम कुत्ते को तो उसका दांत बहुत छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप जानवर को खाते हो, जब आप शिकार खाते हो, जब आप मांस खाते हो, तो दांत आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, तब जाके आप उसको चबा सकते हो। लेकिन घास को चबाने के लिए उतना मजबूत दांत नहीं होता, दांत की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये कई रीजन थे जिसके कारण कि डोमेस्टिकेशन पॉसिबल हो पाया। पहला तो कि हिमयुग से गर्म युग आया, दूसरा हम गुफा से बाहर निकले, तीसरा जानवर जो है वो पहले सिर्फ मांसाहारी था, अब थोड़ा मांस के साथ साथ अपना ये घास फूस भी खाना शुरू कर दिया। तो पहले वाइल्ड पूरी तरीके से था, अब धीरे धीरे वो डोमेस्टिकेटेड होने लायक बन गया। ये कई रीज़न एक साथ जब मिले तब जाके हमने कुत्ते को पाला। कई फैक्टर डिपेंड करता है हमारे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के पीछे। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है। और किसी को डाउट है तो पूछिए, एनी डाउट? नो? तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अपन को शुरू करना है ताम्रपाषाण का। चिल्लाओ चिल्लाओ, नोट्स नहीं लिखवा, चिल्लाओ, नहीं लिखे हो ना नोट्स? अच्छा, लिखना है कि आप लोग लिख लोगे? जैसा बोलो, लिख लोगे या फिर मैं डिक्टेट करके लिखवाऊं? क्या हो गया, बोलोगे? इतना शर्माते काहे हो? लिखवा दीजिए, एक और, दो और। कितने लोग चाहते हो अभी लिखवाऊं? और कितने लोग चाहते हो कि आगे चलूं, बाद में लिख लोगे आप लोग? नीचे ही कर लें तो पिट जाएगा। लिखिए। कुछ नहीं लिखवाया था ना नवपाषाण काल में? नवपाषाण काल में दिखाओ नोट्स, दिखाओ। मेरे को तो याद आ रहा है कि कुछ नहीं लिखवाया था, आई थिंक सिर्फ पढ़ाया था खुद। नहीं, जो सिर्फ मेरे से लिखते वो दिखाओ ना। अच्छा, ये कुछ लाइन लिखवाया था ना? अच्छा, एग्रीकल्चर तक लिखवा दिया था। आगे लिखिए बच्चे। औजार लिख लीजिए, टूल्स, औजार लिखिए। मेगालिथिक टूल्स
is used in this period. मेगालिथिक सॉरी मेगालिथिक बोल रहा हूँ, माइक्रोलिथ tools was used in this period also. But tools are now polished. Polished का मतलब है नुकीला कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, bone tools was also prevalent. And bow and arrow, तीर धनुष, bow and arrow were used. लिखिए बच्चे, मध्यपाषाण कालीन माइक्रोलिथ, बोतल होगा तो देना, तो मध्यपाषाण कालीन माइक्रोलिथ औजार का इस्तेमाल हो रहा था, किंतु अब उसे और नुकीला बनाया गया। साथ ही हड्डियों से बने औजार की संख्या बढ़ी। तथा तीर धनुष का उपयोग भी प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन दिस पीरियड पीपल कंट्रोल ऑन यूज ऑफ फायर। इस युग में लोग आग पर नियंत्रण हासिल करने में सफल हुए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस युग के लोग आग पर नियंत्रण करने में सफल हुए। नेक्स्ट लिखिए, पोट्री, मृदभांड। चार 4500 BCE के बाद, 4500 BCE के बाद चाक की खोज होने के बाद या चाक की खोज होने के परिणाम स्वरूप मृदभांड निर्माण में वृद्धि आई तथा अब बर्तनों को रंगा भी जाने लगा। कैसे लिखोगे इसको इंग्लिश में? आफ्टर 4500 BCE, चलो लिखो। आफ्टर 4500 BCE, डिस्कवरी ऑफ व्हील, pottery made was started. Also colored. नेक्स्ट लिखिए, आवास। लिखिएगा, नवपाषाण काल के लोग स्थायी निवास करने लगे।
नवपाषाण काल के लोग स्थायी निवास करने लगे। मेहरगढ़ से आयताकार मिट्टी के घर के साक्ष्य मिले हैं तथा आयताकार मिट्टी के घर के साक्ष्य मिले हैं तथा बाकी जगहों से स्थायी झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। Permanent settlement was started in Neolithic people. Permanent settlement was started in Neolithic age. Permanent settlement was started in Neolithic age. People of Mehergarh was live in rectangular mud house. People of Mehergarh was lived in rectangular mud house, and other people lived in thatched house. Thatched house का मतलब होता है झोपड़ी। thatched house। नेक्स्ट लिखिए बेटा, नवपाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल, इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ नियोलिथिक एज। नवपाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल, इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ नियोलिथिक एज। थोड़ा जल्दी करेंगे ना, आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है। पहला लिखिए बुर्जहोम। यह अपने गर्त आवास के लिए प्रसिद्ध है। इट इज फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग। यह अपने गर्त आवास के लिए प्रसिद्ध है। इट इज फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। सेकेंड पॉइंट, यहां से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। The evidence of dog buried with human या their master are found. The evidence of dog buried with their master was found from this site, या बस from से लिख सकते हो, लिख लिए। आगे चलें। सेकेंड लिखिए गुफ कराल। यहाँ के लोग खेती के साथ पशुपालन भी करते थे। पीपल यहाँ के लोग खेती के साथ पशुपालन भी करते थे। एग्रीकल्चर वॉज डन विथ डोमेस्टिकेशन। एग्रीकल्चर वॉज डन विथ डोमेस्टिकेशन। यह भी गर्त आवास हेतु प्रसिद्ध था। इट इज ऑल्सो फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग। यह भी अपने गर्त आवास हेतु फेमस था या प्रसिद्ध था। इट इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स पिट ड्वेलिंग। गुफ कराल से मानव व बकरी को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। गुफ कराल से मानव व बकरी को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। द एविडेंस ऑफ गोट बरियल विथ देयर मास्टर was found. The evidence of goat burial with their master was found. थर्ड लिखेंगे बेटा मेहरगढ़। फास्ट हो रहा है क्या? नो ना। नेक्स्ट लिखेंगे मेहरगढ़। खेती के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य यहां से मिला है। खेती के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य यहां से मिला है।
मेहरगढ़ के लोग गेहूं, जौ, बाजरा इत्यादि उगाते थे। मेहरगढ़ के लोग गेहूं, जौ, बाजरा इत्यादि उगाते थे। द अर्ली एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर वॉज फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़। द अर्ली एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर वॉज फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़। एग्जाम्पल वीट, बार्ले, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिख लीजिए अन्य महत्वपूर्ण स्थल, और एक एक लाइन में बस लिखते जाइए। अन्य महत्वपूर्ण स्थल, पहला लिखिए बिहार, पहला लिखिए बिहार, डैश करके लिखिए चिरांद। पहला लिखिए बिहार, डैश करके लिखिए चिरांद। ब्रैकेट में लिखिए हड्डी के उपकरण के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ बोन टूल्स वॉज फाउंड। हड्डी के उपकरण के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ बोन टूल्स वॉज फाउंड। नेक्स्ट लिखिए बेटा उत्तर प्रदेश, डैश करके लिखेंगे कोल्डिहवा, लहुरा देव, महागरा, चौपानी मांडो। कोल्डिहवा, लहुरा देव, महागरा, चौपानी मांडो। चौपानी मांडो में लिख लेंगे मधुमक्खी के छत्ते के आकार के घर का साक्ष्य, बीहीव शेप्ड हट्स या हाउस, बीहीव शेप्ड हाउस। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा असम, असम में लिखेंगे दाउजली हेडिंग, दाउजली हेडिंग। लिखिएगा जेडाइड नामक हरा पत्थर के साक्ष्य, जेडाइड नामक हरा पत्थर के साक्ष्य, ग्रीन स्टोन कॉल्ड जेडाइट, एविडेंस ऑफ ग्रीन स्टोन कॉल्ड जेडाइट। नेक्स्ट लिखेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु पय्यमपल्ली, डैश करके पय्यमपल्ली। लिखिएगा राख के टीले का साक्ष्य, राख के टीले का साक्ष्य, एविडेंस ऑफ एस माउंड, एविडेंस ऑफ एस माउंड। नेक्स्ट लिखेंगे कर्नाटक संगनकल्लू, कर्नाटक से संगनकल्लू। लिखिएगा एविडेंस ऑफ एस माउंट, राख के टीले का साक्ष्य, राख के टीले का साक्ष्य। चलिए ये टॉपिक खत्म होता है। लिख लो, लिखोगे तो नागार्जुन कोंडा लिख लो, ब्रह्मगिरी लिख लो, बट जो जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवा दिया मैंने, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में, ठीक है। सबको इधर देखो, कॉपी बंद करके देख लो, हो गया। तो अपन न्यूलिथिक एज शुरुआत किए थे। न्यूलिथिक एज सबसे पहले हमने नामकरण देखा, किसने किया था? तो जॉन लोबॉक नामक एक इतिहासकार हुए, उन्होंने इसका नामकरण किया था 1865 में। उसके बाद हमने देखा कि गार्डन चाइल्ड नामक इतिहासकार ने इसे अन्न क्रांति या नवपाषाण क्रांति के नाम से जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर के सबसे पहला एविडेंस मिला है। पुराने साक्ष्य के हिसाब से मेहरगढ़ से हमें 7000 साल पुराना गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं, साथ ही कुलडिहवा से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। नए एक्सकेवेशन के हिसाब से देखें तो लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से हमको 9000 से 7000 के बीच में हमको चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगर वर्ल्ड पर्सपेक्टिव की बात करें तो चाइना क्लेम करता है कि यांगजे घाटी से हमको चावल के साक्ष्य मिले हैं 7000 साल पुराना, बट अब चूंकि लहुरा देव से हमें 9000 साल पुराना चावल के साक्ष्य मिला है, इसलिए दुनिया का सबसे पहला एग्रीकल्चर का एविडेंस या चावल का एविडेंस जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश से मिलता है। ये पॉइंट अपन को याद रखना है।
मक्का सबसे पहले मैक्सिको में है ना उगाया गया 6000 साल पहले, ये भी पॉइंट अपन को याद रखना है। यहीं पे हमने आग पे कंट्रोल स्थापित किया 4500 BCE में जब चाक की खोज हो गई, उसके बाद हम यहाँ से मिट्टी के बर्तन या पोट्री या मृद भांड बनाने की शुरुआत कर दिए और बहुत ही अच्छे लेवल पे मृद भांड बनाना शुरू कर दिए, साथ ही हम उनको रंगना भी शुरू कर दिए। लोग अब चूंकि एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एक जगह पे बैठना रुकना पड़ रहा है, इसलिए लोग स्थायी निवास या परमानेंट सेटलमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि सभी जगह से झोपड़ियों के साक्ष्य मिला है, हालांकि हमको मेहरगढ़ से अस्थायी मिट्टी के आयताकार घर के साक्ष्य भी देखने को मिला है। तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है। ये सारे पर्सपेक्टिव अपन बात कर लिए। फिर हमने एविडेंस देखा कहाँ कहाँ से मिला है, तो हमको जम्मू कश्मीर में 2 स्थान कौन कौन सा, बुर्ज होम और गुफकराल, ये दोनों फेमस है अपने पिट ड्वेलिंग के लिए, गर्त आवास के लिए। यहाँ से हमें मानव के साथ साथ उनके जानवरों के दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से हमें अर्ली एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर में गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं, वहां से हमें आयताकार मिट्टी के घर के भी साक्ष्य मिले हैं। चिरांद हम गए बिहार में, तो वहां से हमको हड्डी के औजार के साक्ष्य मिले हैं और ज़्यादातर हिरण के हड्डियों के साक्ष्य मिला है। फिर हम गए उत्तर प्रदेश में कुलडीहुआ हो गया, लहुरादेव हो गया, चौपानी मांडो हो गया, महागरा हो गया। चौपानी मांडो से हमको मधुमक्खी के आकार के छत्ते जैसा घर के साक्ष्य मिला है, साथ ही असम के दार्जिलिंग हैंडिंग से जेडाइट नामक पत्थर, हरा पत्थर के साक्ष्य देखने को मिला है। उसके बाद हम दक्षिण में गए, तो दक्षिण में हमको हल्लूर, मस्की, पिकलीहल, पय्यमपल्ली, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, ये सारे स्थल से नवपाषाणकालीन साक्ष्य देखने को मिला है। और इसी के साथ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, और चूंकि अब तक हम सिर्फ और सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल करते थे, मानव द्वारा पहला धातु जो इस्तेमाल किया गया वो तांबा था, कॉपर था। जब हम तांबे को पत्थर से मिला दिए तो यही चाल्कोलिथिक बन गया, यानी ताम्र पाषाण काल बन गया। ताम्र पाषाण, ताम्र का मतलब तांबा और पाषाण का मतलब पत्थर, यानी अब वो काल जहाँ पे हम पत्थर के साथ आगे बढ़े, लेकिन पत्थर के साथ हम कॉपर यानी तांबा का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, और यही हमारा ताम्र पाषाण काल कहलाता है। चूंकि ये ग्रामीण सभ्यता थी, बिल्कुल गांव की सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, इसलिए आप देखोगे कि ये हड़प्पा के ओरिजिन होने से पहले, हड़प्पा के साथ और हड़प्पा के बाद भी बना रहा। ऐसा माना जाता है कई इतिहासकारों द्वारा कि ये ताम्र पाषाण काल के ही लोग व्यापार करने लगे। व्यापार करने के पीछे कारण था, क्या कारण था? चूंकि एग्रीकल्चर होने लगा। जब भी एग्रीकल्चर होता है सरप्लस आता है। सर व्हाट इज सरप्लस? सरप्लस का मतलब है मैं जितना खाया उतना खा के खत्म किया, खाने के अलावा अगर अनाज बच गया तो उसको हम रख देंगे, यही सरप्लस कहलाता है। जब हम अनाज रखे, मैंने गेहूं उगाया, मेरे पास गेहूं बच गया, आपके पास चावल उगाए, आप चावल बचा लिए, आपने कोई और चीज़ उगाया, आपने वो बचा लिया। मुझे आज चावल खाने का मन कर रहा है, मैं आपसे चावल लूँगा, बदले में मैं गेहूं दूंगा। वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम, यहीं से व्यापार शुरुआत हुआ। क्योंकि हम सिर्फ 3 लोग नहीं थे, हम कई लोग थे, एक जगह बनाए जहाँ पे हमने व्यापार शुरू किया, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, वहाँ पे रोड बढ़े, वहाँ पे आवागमन बढ़ा, दुकान खुले, और इस तरीके से वो एक गांव से शहर बन गया। और ऐसा कई इतिहासकारों का मानना है कि ताम्र पाषाण कालीन लोग ही हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किए। हालांकि जब 1900 BCE में जब हड़प्पा सभ्यता डिक्लाइन होने लगा तो वही वापस गांव में आ गए। जस्ट एग्जांपल, हम कोविड के टाइम पे जितने भी शहरवासी थे सब कहाँ गए? बैक टू विलेज, गांव की तरफ गए। तो ऐसे ही माना जाता है, बट एग्जैक्टली क्या है अभी तक हमको कुछ भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमें कोई भी यहाँ से लिखित साक्ष्य को डिसाइफर किया अभी नहीं गया है। इज इट क्लियर बच्चे? तो अब हमको ताम्र पाषाण काल पढ़ना है। ताम्र पाषाण काल का मतलब, नमस्ते बताइए। वो क्या नमस्ते करने आया था? शुरू करें, चलो। अब यहां से मैं आपको नोट्स नहीं लिखवा रहा, सिर्फ जो है वही उतार लीजिएगा, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्वेश्चन नहीं पूछता, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछता है, वो मैं आपको बता दूंगा, तो उतना ही बस आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दिया कि मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु क्या था बेटा? तो ये कॉपर यानी कि तांबा था, ठीक है। तांबे का, ताम्र पाषाण काल का मतलब क्या होता है? तो 2 भाग में तोड़ दो, ताम्र और पाषाण, यानी तांबा और पत्थर दोनों का इस्तेमाल हम करते थे। एक ग्रामीण समुदाय था, रूरल कम्युनिटीज था, जो कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी था।
हड़प्पा सभ्यता के साथ में भी फ्लरिश हुआ और हड़प्पा सभ्यता के बाद में भी ये चलता रहा, यानी कि बिफोर, विथ एंड आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये पॉइंट अपन को याद रखना है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कृषि तो चल ही रहा था, पशुपालन भी हो रहा था, मतलब यहाँ पे कोई नया नहीं हुआ। जो काम हम पहले से कर रहे थे उसी काम को हम कंटिन्यू करना शुरू कर दिए। मृदभांड हम पहले से बना रहे थे, पोट्री हम पहले से बना रहे थे, अभी भी हम बनाना शुरू किए, लेकिन अब यहाँ पे डेवलपमेंट हो गई। अब हम काली और लाल रंग और गेरुआ रंग के मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। काली और लाल कैसे? काला बर्तन ऊपर से लाल चित्रकारी, लाल कलर का बर्तन ऊपर से काला चित्रकारी, इसी तरीके से हम बर्तन बनाया करते थे। इसी को काली और लाल रंग के बर्तन या फिर ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री कहते हैं इसको। ये पॉइंट अपन को याद रखना है। दूसरी चीज, ये पश्चिम भारत में संपूर्ण और पूर्वी भारत में आंशिक रूप से समाधान के साक्ष्य मिले। सर, आंशिक समाधान और पूर्ण बरियल क्या होता है? टोटल बरियल या फुल बरियल और आंशिक बरियल में क्या अंतर है, थोड़ा सा समझते हैं। आज देखोगे तो हम आंशिक बरियल ही करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? पहले हम बॉडी को जलाते हैं, उसके बाद जो क्रिमेट बचता है, वहाँ पे जो भी हड्डियाँ बचता है उसको हम पोट में रखते हैं, यानी कि घड़ा में रखते हैं। और हालांकि हिंदू धर्म में हम उनको पवित्र नदी गंगा यमुना जैसे नदियों में प्रवाहित कर देते हैं। तो इसी को बोलते हैं आंशिक समाधान। पहले प्रवाहित नहीं करते थे, पहले जलाते थे, उसके जो हड्डी बचा उसको पोट में रखते थे, घड़ा में रखते थे और उसको जाके दफना देते थे। इसी को बोलते हैं आंशिक समाधान। फुल बरियल क्या होता है? पूरी बॉडी को उठाए और पूरी बॉडी को जला दिए, इसको बोलते हैं पूर्ण समाधान। दूसरा ऑप्शन, पूर्ण बॉडी को उठाए, एक बक्से में रखे, बक्सा इन द सेंस ताबूत में रखे। ताबूत नहीं बोलते थे, ताबूत जो है वो ईसाई वर्ड है, तो ईसाई धर्म में ताबूत बोला जाता है। बट सेम वैसे ही बर्तन बनाया जाता था, मिट्टी का, लकड़ी का नहीं। आज लकड़ी का होता है ताबूत, लेकिन मिट्टी का बर्तन बनाया जाता था और उसी में उसको रख के और दफना दिया जाता था। ये पॉइंट याद रखिएगा। एक महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे, यहाँ हमें घरों के अंदर से भी बरियल मिला है, घर के अंदर भी दफना देते थे, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब दो महत्वपूर्ण चीज हैं। दक्षिण भारत में जब जाओगे या महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में जाओगे तो पूर्व और पश्चिम दिशा में इनको दफनाया जाता था, जबकि उत्तर भारत में जाओगे तो नदन और सदन यानी नॉर्थ और साउथ दिशा में दफनाया जाता था। आज भी उत्तर भारत में जब लाश को रखा जाता है तो उत्तर दक्षिण दिशा में ही रखा जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। कई जगह पे हमको ये साक्ष्य मिला है कि जब उनको दफनाते थे तो उनके पैर काट देते थे। इसके पीछे का क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि जब वो आत्मा बनेगा या भूत बनेगा तो वापस न आए, पैर ही काट दिए, चल के कैसे आएगा? ऐसा लॉजिक हुआ करता था कि जब हम पैर काट देंगे तो चल के आएगा नहीं, इसलिए कई जगह पे मृत शरीर के पैर काटे हुए मिले हैं, चॉप मिले हैं। ये पॉइंट क्लियर है? तो यही है आपका बरियल या समाधान। अब देखते हैं कि इसका प्रमुख स्थल कहाँ है। तो प्रमुख स्थल के लिए ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि कई छोटे छोटे स्थल थे, उन छोटे छोटे स्थलों को हम एक साथ मिला के कल्चर बोल दिए। जैसे मान लो आप अलग अलग हो, आप बॉय हो, गर्ल हो, ठीक है, फिर आप किसी अलग जिले से आए हो, किसी अलग भाषा के बोलने वाले लोग हो, लेकिन एक साथ आके हम यूपीएससी एस्पिरेंट या यूपीएससी स्टूडेंट बन गए। बगल में कोई सीजीपीएससी एस्पिरेंट होगा, उसके उधर कोई व्यापम का स्टूडेंट होगा, यानी हम अलग अलग थे, इंडिविजुअली हम अलग अलग हैं, लेकिन एक साथ हम क्या हो गए? एक साथ हम मिलके यूपीएससी या एक कैटेगरी में बन गए। वैसे ही सेम हम इनको 4 या 5 अलग अलग संस्कृति या सभ्यता में बांटते हैं। जैसे मान के चलो, ये यहाँ पे गिलुंद है, ठीक है, ये आपका गिलुंद हो गया, ये बालाथल हो गया, ये अहर हो गया, ये ईरान हो गया, ये कायत हो गया। इन सब को एक साथ मिलके हम क्या मिला दिए? अहर बनास सभ्यता, ये सबको एक साथ मिला दिए। इसी तरीके से यहाँ पे दैमाबाद है, नेवासा है, इनाम गांव है, जोरवे है, इन सब को एक साथ मिला के हम जोरवे सभ्यता कह दिए। सेम उसी तरीके से यहाँ आओगे, गणेश्वर है, जोधपुरा है, इन सब को एक साथ मिला के हम गणेश्वर कह दिए, ठीक है। यहाँ पे मालवा है, नौदा टोली है, एक साथ मिला के हम मालवा कह दिए। यानी अलग अलग लोग थे, अलग अलग स्थल थे, सबको एक साथ मिला के हम सभ्यता कह दिए। ऐसे ही हमको 4 से 5 सभ्यता याद रखना है। सबसे पहला जोरवे याद रखिएगा, कायथ याद रखिएगा, मालवा याद रखिएगा, 3 हो गया, अहर बनास याद रखिएगा और गणेश्वर जोधपुरा याद रखिएगा। कितने हो गए बेटा? 1 2 3 4 5। ये 5 चीज़ें अपन को याद रखनी है।
हालांकि ये सब आगे भी चलेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ गणेश्वर है, गणेश्वर हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ दैमाबाद है, दैमाबाद हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ आप देखोगे तो रंगपुर है, प्रभास पाटन है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में भी। यानी कि ये लंबा चला है, ताम्रपाषाण काल से प्रारंभ हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता में भी था, और जब सिंधु घाटी सभ्यता डिक्लाइन होने लगा तो भी ये सारा चीज था। इज इट क्लियर? तो इसी को मैंने टेबल के रूप में यहाँ पे 4 अलग अलग उसमें बांट दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बस इतना याद रखिएगा बेटा कि जोरवे संस्कृति जो है महाराष्ट्र में है, अहर संस्कृति जो है राजस्थान में है, कायत संस्कृति मध्य प्रदेश में है, और मालवा संस्कृति भी मध्य प्रदेश में। और क्या याद रखना है? ये सबसे बड़ी संस्कृति है। इसका डेट मत याद रखिएगा क्योंकि डेट अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है। आप बस इतना याद रखना कि सबसे बड़ी संस्कृति है। जब नोट्स बनाओगे वीडियो ओपन कर लेना, जो जो मैं बता रहा हूँ वही लिखना। इसके सबसे महत्वपूर्ण जो है गोदावरी प्रवण घाटी में मिलता है, और यहाँ इनाम गांव करके एक महत्वपूर्ण स्थल है जो कि किलेबंदी किया गया है, और मातृ देवी की पूजा करने के साक्ष्य मिला है। यही मातृ देवी की पूजा करने के साक्ष्य हमको सिंधु घाटी सभ्यता से भी मिलता है। मदर गॉडेस की जो एविडेंस है, अर्ली एविडेंस, वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। जब हम रिलीजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको वैष्णव धर्म पढ़ाऊंगा, शैविज्म पढ़ाऊंगा, शैव धर्म, और शैव धर्म में जब माता शक्ति के बारे में पढ़ाऊंगा तो फिर से मैं वापस आऊँगा कि माता शक्ति का अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से मिलता है, तो वो यहीं से मिलता है। इज इट क्लियर? ये पॉइंट अपन को याद रखना है। सबसे बड़ा स्थल जो है कहाँ? जरवे संस्कृति में, वो दैमाबाद है। दैमाबाद सबसे बड़ा स्थल, ये संस्कृति है, अलग अलग स्थल है, उसमें भी सबसे बड़ा दैमाबाद। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है। अहर बनास में अहर मिलता है, गिलुंड मिलता है, बालाथल मिलता है, ये सारे स्थल हैं। इतना ही बस याद रखिएगा। दूसरा, कायथ में क्या क्या मिलता है बेटा? तो कायथ से हमें घोड़े के अवशेष तो मिले हैं, बट ये अभी भी डिबेटेबल है, अभी भी डिबेट है कि क्या उनको सच में घोड़ा पता था। अगर एग्जाम में पूछा, वैसे तो एक बार पूछ चुका है, दोबारा नहीं पूछता, लेकिन अगर बाई चांस पूछ दिया तो आपको यही मतलब लिखना है कि ऋग वैदिक काल से पहले इनको घोड़े का नॉलेज नहीं था। फर्स्ट एविडेंस हमको लिखित रूप में ऋग वैदिक काल में मिला है। ये पॉइंट अपन को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ हो गया। मालवा संस्कृति जो है ये बेसिकली नर्मदा के सहायक नदियों के तट पर है, तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है। कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जो याद रखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आहार को तांबावती के नाम से जाना जाता है, तो ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे गिलुंद है राजस्थान में, बालाथल है, बालाथल के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ना है। मध्य प्रदेश में क्या क्या मिलता है बच्चे? तो कायथ है, एरण है, महेश्वर है, नौदा टोली है, ये याद रखिएगा। महाराष्ट्र में जोरवे है, और क्या क्या है? नेवासा याद रखिएगा, इनाम गांव याद रखिएगा, और दैमाबाद एक याद रखिएगा। जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है, ये भी पॉइंट अपन को याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा बस इतना याद रख लीजिए, काफ़ी है। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा अगर टाइम देंगे तो एक और टॉपिक कर लूँ कि कल करेंगे? चलो ठीक है, फिर आज इतना नोट कर लीजिएगा। छोटा सा है, 5 मिनट का टॉपिक है। कल इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और वो टॉपिक कंप्लीट करके फिर मतलब कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, टेंशन मत लेना। ये जितने भी नाम बताया हूँ याद होगा तो ठीक, नहीं होगा मत याद रखना। बस इतना याद रखना, अहर को तांबावती कहते हैं, 4 अलग अलग संस्कृति में बांटा गया है। और पहली चीज़ कि ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, और बेसिकली ताम्र और पाषाण दोनों इस्तेमाल होता था। बस ये 4 चीज़ें याद रख लेना, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अब टॉपिक है तो अपन को पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, वो भर भर के महत्वपूर्ण है, मेंस पर्सपेक्टिव से भी और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी। उसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। किसको किसको ऐसा लगता है कि सर इतने सारे स्थल हैं याद नहीं होते, रफ कॉपी लेके आना, मैं यहीं याद करवा दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, सारा स्थल हम यहीं याद करेंगे क्लास में ही। किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? नो? अरे यस और नो?
समझ में आ रहा है ना? ठीक, कुछ होगा तो बाद में भी पूछ सकते हो। नोट्स मैं आपको दे दिया हूँ, आई थिंक पीपीटी भेज दिया हूँ ना? ठीक है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख के आइएगा पीपीटी से, कल उस पर अपन बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। हाँ, तो जो मैं लिखवाता हूँ